हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग टॉपिक देख ही रहे होंगे, हिंदी फाइनल रिवीजन पार्ट 1 है, जिसमें मैं आप सभी के साथ लगभग 4 से 5 टॉपिक आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं, ताकि आप लोगों की फाइनल टाइम की जो तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ कुछ बेसिक पॉइंट्स में शेयर कर रही हूँ हिंदी व्याकरण के रिगार्डिंग, ताकि आपसे आगे जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो आपको आसानी से समझ आ सके। सबसे पहले देखिए, हिंदी व्याकरण में अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो य, र, ल, व ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और ये 4 के 4 जो व्यंजन हैं, इन्हें आप सघोष या फिर घोष, ठीक है। सघोष और घोष एक ही होता है, और अघोष जो है वो अलग होगा, ठीक है। इसे हम आगे जानेंगे अभी। और यहाँ पर लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक ही होते हैं, घोष और सघोष, ठीक है। तो य, र, ल, व जो है, इनको आप सघोष व्यंजन भी कहेंगे, और इन्हें अल्प प्राण भी कहा जाता है, ठीक है। ये अल्प प्राण ध्वनियां भी हैं, तो आपको ये याद रखना है। सेकंड है ऊष्म व्यंजन। देखिए, ऊष्म व्यंजन आपको ऊष्म से ही याद रखना है, क्योंकि इसमें प्रोनाउंसिएट जब आप करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में स आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है श, स और सौ, ह, ये 4 के 4 क्या हैं, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट मैं आप सभी को और क्लियर कर दूं, इसमें 3 के 3 जो सौ हैं, ये अघोष वर्ण है, ठीक है। कैसे व्यंजन है, अघोष, आपको याद रखना है। और इसमें जो ह दिया गया है ये होगा सघोष वर्ण, ठीक है। तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ऑप्शन में 4 के 4 वर्ण दे देगा, आपसे पूछेगा निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है, तो आपको याद रखना है ह सघोष वर्ण होगा। अगला है देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो अलग अलग वर्णों से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 है संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे त्र है, ठीक है, ये किन वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो आप इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लें। त प्लस र से मिलके बनता है त्र, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद कर लेने हैं, आप लोग इनको नोट जरूर कर लें, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी बात देखिए, हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। सबसे पहला है देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। सेकंड है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है, संस्कृत जो है इसे हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। अगला पॉइंट है देखिए, हिंदी को किस तिथि को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 351 में निर्देश दिए गए हैं हिंदी भाषा के विकास के लिए। इसके बाद देखिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक मिलता है। नेक्स्ट है देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। इसके बाद देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा है, तो इसका आंसर मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो रॉन्ग देते हैं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे नॉर्मली पूछे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट जरूर कर लें, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट ने जब भी मैंने इस क्वेश्चन को पूछा है रॉन्ग आंसर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है भाषा के आधार पर, ठीक है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों में सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तो ए फॉर आंध्रा को आपने याद रखना है, ठीक है। ए सबसे पहले आता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ। इसके बाद देखिए, क्लास पॉइंट और है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना 1956 में की गई, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस सन में हुई, तो 1956 में हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अपनी टेस्ट सीरीज की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। देखिए, इन व्यंजनों को क्या कहा जाता है पूछा गया है, तो मैंने अभी आपको बताया था, इन्हें बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। देखिए, ओष्ठ ध्वनि कौन सी आपसे पूछा गया है, तो फ जो है वो ओष्ठ ध्वनि होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आएगा उन्हें अकारांत बोला जाता है। अगला है देखिए, कौन स्वर नहीं है। देखिए, स्वर नहीं है पूछा गया है, अ, उ, ए, ब, तो आप सभी जानते ही हैं ये क्या है, ब एक व्यंजन है।
तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ अपने हैंड रिटन नोट्स का एक चार्ट शेयर किया हुआ है, ताकि आपसे वर्णमाला के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको वर्ग दिया गया है, उच्चारण स्थान दिया गया है, उसके बाद आपको अघोष स्वघोष वर्ण क्या होते हैं, प्लस अल्प प्राण महाप्राण, इनसे रिलेटेड सारे ही जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, वर्ग में आपको कतम दऊ याद रखना है। ठीक है, एक स्टेप याद रखना है आपको, कतम दऊ, इसको आप याद रख लेंगे। दूसरी जो ट्रिक है देखिए वो वर्ग की है, कचट तप। ठीक है, दो चीज़ें आपको याद रखनी है और इसी तरीके से आपको चार्ट बनाना है जिस तरीके से मैंने बनाया हुआ है। और देखिए कतम दऊ आप इस तरीके से लिखेंगे तो क से आपका कंठ बनेगा, त से तालु, म से मूर्धन्य, द से दंत, ओ से ओष्ठ। और देखिए आपको वर्णों का वर्ग भी पता होना चाहिए, इसको आप कचट तप से याद रखेंगे, क च ट त प। ठीक है, क ख ग घ ङ, इस तरीके से च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, अगर आप ये चार्ट याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपको आसानी होगी। अब देखिए ट्रिक क्या है, जैसे सबसे पहले ऊपर देखिए, आप जब वर्ण का वर्ग लिखते हैं तो सबसे पहले आएगा अघोष। अघोष 2 बार आपको अघोष लिखना है, यानी कि डबल ए पहले आता है ना अल्फ़ाबेट में, तो आप अघोष अघोष लिख लेंगे। उसके बाद देखिए एस लास्ट में आता है, तो आपको याद रखना है 3 बार एस हमने लिखा है सघोष के लिए, सघोष सघोष सघोष। सघोष को ही घोष भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ आ गया होगा। इसके बाद दूसरी ट्रिक है देखिए, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण देखिए हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, सुबह का जो टाइम होता है हम एएम बोलते हैं। ठीक है, तो आप एएम एएम करके अल्प प्राण महाप्राण को याद रख सकते हैं। सपोज आपको इससे याद नहीं होता है तो आपको मैं दूसरी ट्रिक बता रही हूँ। देखिए अल्प प्राण में आप देखिए कितने वर्णों का इस्तेमाल हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण का इस्तेमाल हुआ है। 5 कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो आपको याद रखना है हर वर्ग का विषम स्थिति, यानी कि जो विषम स्थान पे है, जैसे क विषम स्थान पे है, ग विषम स्थान पे है, अंग विषम स्थान पे है, तो ये अल्प प्राण होंगे। और इसी तरीके से देखिए महाप्राण में 4 वर्ण का इस्तेमाल है, तो आपको याद रखना है कि 4 एक सम संख्या है। ठीक है, तो वो दूसरा और चौथा जो स्थान होगा वो क्या होगा, महाप्राण का होगा। तो हर एक वर्ग में इसी तरीके से आपको अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों को याद रखना है। ठीक है, और देखिए आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है वर्ग के पंचमाक्षरों को कहा जाता है, तो उन्हें अल्प प्राण भी बोला जाता है और नासिक व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस वाले वर्ग को आप अल्प प्राण और नासिक व्यंजन कहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आई होप कि आपको अघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण और साथ ही वर्णों का उच्चारण स्थान का कंप्लीट आइडिया मिल चुका होगा। ठीक है, तो अब मैं आप सभी के साथ इसके रिगार्डिंग आगे क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करें, ताकि आप फाइनल जब एग्जाम देना तो आपको आसानी से हर एक क्वेश्चन समझ आ सके। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है। देखिए घोष और सघोष एक ही होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर किया था। ठीक है, सघोष वर्ण कौन कौन से थे, तीसरा चौथा पांचवा। हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण होगा वो सघोष होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दो जो है एक क्या होगा, सघोष वर्ण होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था ना। तो देखिए तीसरा चौथा पांचवा में दो आप देख सकते हैं, ये कैसा है, सघोष वर्ण है। ठीक है, तो आप लोग इस चार्ट को अच्छी तरीके से पहले समझ लें, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सेकंड है देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है वर्ण को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो देखिए वर्णमाला कहा जाता है व्यवस्थित वर्ण समूह को। ठीक है, जैसे हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं ओ आ ई। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे हम एक व्यवस्थित वर्ण समूह। ठीक है, आगे पीछे नहीं लिखे गए, एक सीक्वेंस में हम इनको लिख रहे हैं, इसलिए इन्हें बोला जाएगा व्यवस्थित वर्ण समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। देखिए मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर आपको ये चार्ट पता होगा तो आप डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन राइट करेंगे। तो देखिए मैंने आपको इस चार्ट में बताया था क वर्ग के सभी वर्ण किसमें आएंगे, कंठ ध्वनियों में आएंगे। ठीक है, क ख ग घ ङ। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क और ख जो होंगे ये कंठ ध्वनियाँ होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। देखिए मूर्धन्य व्यंजन भी आपको याद रखना है इसी चार्ट के बेस पे, कतम दऊ से। ठीक है, तो म वाला जो था आपका मूर्धन्य यानी कि ऊपरी तथा जीभ का अगला भाग प्रयुक्त होता है, ट
ठ, ड, ढ, ण। ठीक है, ये 5 वर्ण इसमें आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड और ढ जो होंगे ये क्या होंगे, मूर्धन्य व्यंजन होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। देखिए अल्प प्राण के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी। देखिए 5 वर्णों का इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो आपको याद रखना है 5 एक विषम संख्या है और हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि जो भी विषम स्थान पर वर्ण होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा। तो इसमें क और गौ क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण वर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। ख और गौ देखिए ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है। देखिए घोष और सघोष एक ही होता है। ठीक है, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होगा हर वर्ग का वो घोष वर्ण होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ठीक है, व्यंजन कौन सा नहीं है इसमें, ऊ क्योंकि क्या है, एक स्वर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो मूलतः हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या है 52। ठीक है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, तो तभी भी आपको याद रखना है 52 है। ठीक है, और उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछ ले तो उच्चारण के आधार पर होती है वर्णों की संख्या 45। अगला क्वेश्चन है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। देखिए ए और ऐ वर्ण को कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन है। देखिए द्वित्व व्यंजन पूछा गया है जिसमें कोई वर्ण 2 बार प्रयोग किया गया हो, जैसे दिल्ली, बिल्ली। ठीक है, ऐसे वाले जो शब्द होंगे इनको द्वित्व व्यंजन बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इन्हें बोला जाता है ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। देखिए छ ध्वनि आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, क्योंकि ये क्या है, 2 वर्णों से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। देखिए आपसे हिंदी शब्दकोश यानी कि हिंदी की डिक्शनरी में आपसे पूछ रहा है कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क के बाद आता है। ठीक है, और देखिए आप शब्दकोश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि आपसे शब्दकोश पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। देखिए ज्ञ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ज और य से मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए अघोष का मतलब क्या है, डबल ए, यानी कि पहले और दूसरे वर्ग के वर्ण जो होंगे उनको अघोष वर्ण बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स जो है वो एक अघोष वर्ण होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए घ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, क वर्ग में ही आता है घ, क ख ग घ ङ। ठीक है, क ख ग घ ङ, इस तरीके से हम लिखते हैं पहला वर्ग, तो ये प्रोनाउंसिएट होता है कंठ द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है। देखिए संयुक्त का मतलब जो 2 वर्णों से मिलके बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। देखिए दंत्य से जो नहीं बोला जाता है इनमें से कौन सा वर्ण होगा, ट। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण जिनको हिंदी वर्णमाला में मान्यता नहीं मिली है उन्हें बोला जाता है अमानक वर्ण। तो भ जो है इसमें एक अमानक वर्ण होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा विराम चिन्ह। इससे पहले हमने वर्णमाला से जुड़े हुए क्वेश्चन करे, अब हम कर रहे हैं विराम चिन्ह। पहला क्वेश्चन है, विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कामाता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो इनके अनुसार विराम चिन्हों की कुल संख्या है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो जो छोटा सा कॉमा होता है इसको हम बोलते हैं अल्प विराम, यानी कि थोड़ा सा रुकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। देखिए माँ मेरा कल्याण करो, इसमें भी हम प्रयोग करेंगे अल्प विराम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग हम कब करते हैं, वाक्य के अंत में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। देखिए आपसे क्या कहा गया है, तुम कब आओगे, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, देखिए आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो इसमें क्या लगेगा, देखिए आहा का इस्तेमाल हो रहा है, तो आहा से बनता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संयोजक चिन्ह यानी कि डैश को अन्य किस नाम से जानते हैं। देखिए इसे जाना जाता है सामासिक चिन्ह के नाम से भी, क्योंकि समास में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने समास पढ़ा होगा दिन रात, तो इसके बीच में हम इस संयोजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो
इसे समासिक चिन्ह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब हमसे कोई मिस्टेक होती है तो हम उसको दिखाने के लिए त्रुटि बोधक, ठीक है, कुछ इस तरीके का साइन बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरण चिन्ह को पहचाने। देखिए विवरण चिन्ह है इसमें से सेकंड वाला, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। देखिए पुनरुक्ति या फिर लाघव चिन्ह को पहचानने के लिए आपसे बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये क्या होता है, पुनरुक्ति चिन्ह होता है। इसके बाद देखिए हंस पद किस विराम चिन्ह को कहा जाता है। देखिए हंस पद कहा जाता है त्रुटि विराम को, ठीक है। हंस पद का साइन कुछ इस तरीके से, जब हमसे त्रुटि होती है तभी भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसी को बोला जाता है हंस पद। इसके बाद देखिए अगला हमारा टॉपिक है उपसर्ग। जैसा कि मैंने आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि फाइनल रिवीजन है, आपकी तैयारी बेहतर होनी है। तो देखिए उपसर्ग जो है शब्दांश के शब्दों के प्रारंभ में उनके अर्थ में जो कुछ नई विशेषता लाते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं, यानी कि शब्द के प्रारंभ में लगेंगे, ठीक है। ऊ से ही आपको याद रखना है, उप का मतलब ही हम याद रखेंगे आगे से है, ठीक है, आगे प्रयोग किए जाते हैं शब्द के। तो पहला है देखिए सदाचार में उपसर्ग है, सदाचार में होगा सत धन आचार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उपसर्ग सत। नेक्स्ट है अतियुक्ति में उपसर्ग है, तो अतियुक्ति में होगा अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है समादर एवं संरक्षण में उपसर्ग है। देखिए समादर और संरक्षण, तो इसमें उपसर्ग होगा सम। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में उपसर्ग निहित है। तो देखिए शब्द के प्रारंभ में लगेगा तो प्रति क्या होगा, एक उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख, अभियान, तो इसमें क्या हो जाएगा अभि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति उपसर्ग का अर्थ है। देखिए अति का मतलब क्या होता है, अधिक, यानी कि कभी कभी हम इस्तेमाल भी करते हैं ना, बहुत ज्यादा अति अच्छी नहीं होती, तो अति का मतलब अधिक या फिर बाहुल्य से है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रत्यय। तो प्रत्यय क्या है, देखिए शब्दों के अंत में जुड़कर जो शब्दांशों के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रत्यय। कहाँ लगेंगे, शब्द के अंत में, ठीक है, अंत में, या फिर आप प्रत्यय से याद रख सकते हैं पीछे, ठीक है, पौ से आपका प्रत्यय बन रहा है, पौ से ही बनेगा पीछे, तो शब्द के पीछे यानी कि अंत में इस्तेमाल किए जाते हैं। और हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित यानी कि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अवयव में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, तद्धित प्रत्यय बोलेंगे। जैसे अगर हम बोले देखिए भूख में अगर हम ऐड करते हैं आ तो क्या बन जाएगा, भूखा, ठीक है। इसी तरीके से मेहनत में अगर हम ई जोड़ते हैं तो बनता है मेहनती, ठीक है। इस टाइप के जो भी वर्ड होंगे उनको हम बोलेंगे तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होंगे, जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं, ठीक है, क्रिया का मतलब किसी काम का जिससे होना पाया जाता है, ठीक है। तो जो कृत प्रत्यय है होते हैं वो धातु में जोड़े जाते हैं, जैसे दया में हम क्या जोड़ दें, लू, दयालु बन जाएगा ना, तो ये क्या होगा, एक कृत प्रत्यय होगा। तो आपको याद रखना है कि क्रिया में ये जुड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया जब हम धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे तो उन्हें बोला जाता है कृत प्रत्यय या फिर आप बोल सकते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए छलिया पठनीय कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। देखिए छलिया मैंने बोला कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ेंगे, तो छलिया यानी कि इया, पठनीय ई, कहानी आनी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। देखिए प्रत्यय पीछे लगते हैं, चर्मकार, प्रभाकर, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। देखिए खिलाड़ी और गमनीय, खिलाड़ी गमनीय, तो इसमें भी आड़ी और ई प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाने वाला लघुत्तर शब्द में प्रत्यय है। देखिए गाने वाला लघुत्तर, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हर और एरा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला हमारा टॉपिक है वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। देखिए रचना के आधार पर कह रहा है तो इसके तीन भेद होते हैं। रचना में देखिए तीन वर्ण इस्तेमाल हुए हैं, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि इसके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं सरल या फिर साधारण वाक्य, ठीक है। सेकंड है मिश्रित वाक्य, ठीक है, और थर्ड है संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो ये तीन टाइप के प्रकार होते हैं रचना के आधार पर वाक्य के। अगला क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। देखिए वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होंगे उनको क्या बोला जाएगा, पद बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। देखिए वाक्यों में शब्दों का क्रम
किस चीज़ से निर्धारित होगा? पद क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? देखिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो उद्देश्य और विधेय जो है ये वाक्य के अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। देखिए दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर पूछ रहा है, जो शब्द बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा? संकर शब्द। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हमने लिखा है रेल गाड़ी। देखिए रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है, और गाड़ी है फारसी भाषा का शब्द। तो ये दोनों मिलके बनाएंगे एक संकर शब्द रेलगाड़ी। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द बताइए। देखिए योगरूढ़ शब्द का मतलब होता है जो क्या हो, एक निश्चित अर्थ हेतु हम प्रयोग करें। ठीक है, एक निश्चित अर्थ के लिए जब हम प्रयोग करते हैं उसे योगरूढ़ शब्द बोला जाता है। जैसे चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी का मतलब जो चक्र को अपनी अंगुली में धारण करे, जैसे भगवान विष्णु के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। या फिर आप ले सकते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल, चारपाई। देखिए चार पैरों वाली है चारपाई। ठीक है, उसके चार पैर हैं, चारपाई हम उसे बोलते हैं, तो एक कॉमन सा हम वर्ड बना देते हैं चारपाई। ठीक है, तो ये कैसा शब्द है? एक योगरूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? देखिए घुड़सवार कैसा शब्द है आपको बताना है। तो ये एक यौगिक शब्द है। ठीक है, यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके जो बनते हैं। जैसे आप घुड़सवार बोल सकते हैं, हिमालय बोल सकते हैं, हिमधन, आलय। ठीक है, ये कैसे शब्द होंगे? यौगिक शब्द होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीनों टाइप के शब्द भी क्लियर हो गए होंगे, संकर शब्द, योगरूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। देखिए जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे बोला जाएगा शब्द। ठीक है, वर्ण मिलके बन रहे हैं। वर्ण क्या होंगे? सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपको पता होना चाहिए जब वर्ण मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक शब्द बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है सलमा घर जाती है वाक्य है। देखिए एक सिंपल सा साधारण सा वाक्य है, सलमा घर जाती है, तो इसको हम बोलेंगे सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य। अगला क्वेश्चन है मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विभेद है। देखिए अच्छा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? देखिए शब्द आपसे पूछा गया है। मेनली जो शब्द होते हैं वो सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रचना के आधार पर, दूसरे हैं अर्थ के आधार पर, और उनके भी बहुत सारे अलग अलग भेद होते हैं। तो आपसे यहाँ पे सामान्यतः पूछा गया है, तो आपको याद रखना है सिर्फ दो ही भेद होते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है देखिए बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? देखिए बनावट के आधार पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तीन प्रकार के भेद होते हैं बनावट के आधार पे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ इसके नेक्स्ट पार्ट में भी शेयर करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।